अभी सुबह का सूरज ठीक से निकला भी नहीं था और दरवाजे पर रिंग बजती है। तब रमा की थोड़ी थोड़ी नींद खुलती है। फिर भी उसे उठने में बहुत आलस आ रहा था, पर वह जैसे तैसे उठती है। अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी लगाती है और जाकर दरवाजे की डोर खोलती है। वहाँ पर दूध वाले भैया दूध दे देते हैं। दूध किचन में जाकर रखती है। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे वह अपनी नींद पूरी कर कर किचन में चली जाती है और अपने लिए चाय बनाती है। चाय लेकर बैठती है, साथ ही मोबाइल भी देखती रहती है। वह देखती है कि आज तो माधुरी का बर्थडे है। वह माधुरी को बर्थडे मैसेज सेंड कर देती है और माधुरी का तुरंत रिप्लाई भी आ जाता है। थैंक यू दी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो। आज तक मैंने जो चाहा आपने मुझे दिया, पर मैं इस बार आपसे खुद कुछ मांगना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करोगी ना? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर आज तक कभी भी मैंने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए मुझे आप माफ़ करना। रमा मन ही मन सोचती है, क्या ये पागल हो गई है, ऐसी बातें क्यों कर रही है। और रमा सोचती है कि बाद में आराम से कॉल लगाऊंगी, दोपहर में सारा काम करने के बाद। अभी तो वह भी काम में व्यस्त होगी। इसके बाद तुरंत विनय उसे आवाज़ लगाता है चाय देने के लिए। चाय देने के लिए वह किचन चली जाती है। चाय देकर वह अपने अन्य दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है, जैसे कि नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना। तभी दरवाजे की बेल बजती है और साथ ही रमा के फ़ोन की रिंग भी बजती है। रमा विनय से कहती है, तुम डोर खोलो और मैं फ़ोन देखती हूँ, पापा का फ़ोन आया है। तो विनय मन में धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, यह कोई फ़ोन करने का समय है और पापा को पता नहीं है कि इस वक्त कितनी जल्दी होती है। रमा गुस्से में कहती है, काम भी इतना ज़रूरी होगा तभी उन्होंने इस वक्त फ़ोन किया है। विनय दरवाज़ा खोलता है और मनोरमा आंटी खाना बनाने आती है। आंटी किचन में तुरंत चली जाती है। तभी रमा की अचानक से आवाज़ आती है ज़ोर से चिल्लाने की। वह कहती है, क्या? इतना सुनकर विनय रूम में चला जाता है तो देखता है कि रमा एकदम स्थिर सी खड़ी हुई है। वह रमा से बार बार पूछता है, क्या हुआ, पापा ने क्या कहा। वह कुछ भी नहीं बताती है। तभी मनोरमा आंटी भी पानी का ग्लास लेकर आती है। विनय रमा को पानी पिलाता है और पापा को फ़ोन करके पूछता है, आपने रमा को ऐसा क्या कहा? वह कुछ बोल नहीं रही है, बहुत डरी हुई सी, सहमी हुई सी है, कुछ बता नहीं रही है। क्या हुआ है ऐसा? पापा उसे रोते हुए बताते हैं कि हमारी माधुरी ने आत्महत्या कर ली है। आप रमा को लेकर माधुरी के ससुराल पहुंचिए। इतना सुनकर विनय स्तंभ रह जाता है। रमा से कहता है, चलो हमें तुरंत माधुरी के ससुराल जाना होगा। इतना कहते ही उसका गला भर आता है और वह आगे कुछ भी नहीं कह पाता है। सभी लोग माधुरी के ससुराल पहुंचते हैं। वहां पर माधुरी के सिर के पास उनकी मम्मी बैठी हुई थी। तभी रमा को देखकर माधुरी की माँ रोते हुए कहती है, देखो रमा, हमारी समझदार माधुरी ने क्या कर लिया, तुम्हारी प्यारी बहन ने ये क्या कर लिया। रमा माधुरी को देखते हुए कहती है, बेटा तूने ऐसा क्यों किया, तू तो बहुत समझदार थी, धैर्यवान थी, शांत भी थी। चलो अब चलो, उठ जाओ। हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे, उन्हें हम किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं देंगे। तुमने ऐसा कदम उठाने के पहले कभी भी नहीं सोचा हमारा क्या होगा। इतना कहकर वह खूब रोती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग माधुरी के ससुराल वालों को ही दोषी ठहरा रहे थे। उसका आत्मसंस्कार करने के बाद सभी लोग रमा के ससुराल में आ जाते हैं, वहीं रहते हैं। रमा का भाई भी, मम्मी पापा, विनय सभी माधुरी की 13वीं में दोबारा जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। तभी अचानक से पोस्टमैन आता है और कहता है कि माधुरी का लेटर आया है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज इतने दिनों बाद 13वीं के दिन माधुरी का लेटर आया है। कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी विनय उठता है और पोस्टमैन से लेटर रिसीव करता है। उसमें लिखा हुआ था, मैं माधुरी, आज मेरे लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय निकाला और आपको तकलीफ़ देने के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और मेरा यह कदम उठाने के लिए कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं स्वयं ज़िम्मेदार हूँ।
आप सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हमारी समझदार माधुरी ने ऐसा क्यों किया। पर मेरी समझदारी की वजह से ही मुझे आज यह कदम उठाना पड़ा। मुझे आज भी याद है, मम्मी पापा ने बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद हम तीनों भाई बहन को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का बहुत प्रयत्न किया और बहुत परिश्रम भी किया इसके लिए। बहुत से त्याग भी किए हैं। मम्मी को मैंने हमेशा कहते हुए सुना था कि हमारे सभी बच्चों में माधुरी बेटी हमारी सबसे समझदार बेटी है। वह कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती है। वह कभी किसी चीज़ के लिए रोती नहीं है। वह किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं मांगती है। वह बात को समझती है। मम्मी पापा, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो अपनी दीदी को कितनी रिस्पेक्ट दिया करती थी, लेकिन क्या वही रिस्पेक्ट मुझे अपने छोटे भाई से कभी भी मिली? वह हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता था। मेरे मोटे होने की वजह से, काली होने की वजह से वह हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था। मुझे चिढ़ होती थी। मैं आपसे शिकायत भी करती थी। यह मुझे परेशान करता है। आप इसे समझाइए। आप उसे समझाने के बजाय मुझे ही समझाते थे कि वह तो छोटा है, तू तो बड़ी है और तू तो बहुत समझदार भी है, तू तो इन सब बातों को समझती है। उसकी बातों पर ध्यान मत दे। और इतना सुनने के बाद मैं चुप हो जाती थी, आगे कुछ भी नहीं कह पाती थी। जब हम घूमने गए थे वहाँ पर मुझे कुछ चाहिए था, आप लेकर नहीं दे पाए। आपने दीदी को पायल सेट दिया। भाई को कार चाहिए थी, उसे कार दिला दी। मुझे भी झुमके पसंद आए थे, मुझे झुमके चाहिए थे। और मुझसे आपने कहा कि अब हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, तू तो समझदार है ना। मेरा मन तो बहुत हुआ था उस चीज़ को लेने का, पर मैंने अपने मन को समझा लिया और मैं चुप हो गई। दीदी को 12वीं में अच्छे नंबर आने के बाद आपने इंजीनियरिंग करवाने के लिए उसे शहर के हॉस्टल में भेजा। दीदी घर आकर मुझे वहाँ की बहुत सारी बातें बताया करती थी। उन्होंने वहाँ बहुत एंजॉय किया, वह मुझे बताती थी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं भी सोचती थी कि मैं भी 12वीं में अच्छे नंबर लाकर हॉस्टल में रहकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करूँगी। मैंने 12वीं में बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे नंबर लाकर हॉस्टल में रहकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सपने देखे। मैंने 12वीं में बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे नंबर के साथ पास भी हो गई। तभी अचानक से पापा बीमार हो गए और पापा ने मुझसे कहा, बेटा मैं तुझे पढ़ाने के लिए शहर नहीं भेज सकता हूँ, तू यहीं के गांव में अपनी बीएससी कंप्लीट कर ले, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। मैंने तब भी अपने मन को समझा लिया और मैंने तब भी समझदारी दिखाई। पापा ने कहा, अगर तू हॉस्टल जाएगी तो मैं तेरे भाई को आगे की पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज में नहीं करवा पाऊँगा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। उसके बाद दीदी के लिए रिश्ता आया और दीदी की शादी बहुत अच्छी जगह पर हो गई। दीदी अक्सर जब भी आया करती थी घर पर, मुझे जीजू के बारे में बहुत सारी बातें बताया करती थी। मैं भी सोचती थी कि मेरी भी जिससे शादी होगी मैं भी उसके साथ बहुत खुश रहूँगी, पर मेरे कलर की वजह से, मेरे मोटे होने की वजह से मेरी शादी जल्दी ना हो पाई। मैं घर पर रहकर बोर होने लगी। तब मैंने पापा से कहा कि वैसे भी तो मैं घर पर रहकर बोर ही होती हूँ, मुझे शहर जाने दीजिए जिससे कि मैं जॉब करूँगी और साथ ही अपनी आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर पाऊँगी। पर पापा ने मुझे उसके लिए अनुमति नहीं दी और मुझसे कहा कि गांव में ही रहकर पढ़ाई करो। ऐसा कहा पापा ने। तुम तो समझदार हो। फिर मेरे लिए मयूर का रिश्ता आया तो मैं खुश हो गई। मैंने शादी कर कर अपने ससुराल चली गई। वहाँ मैंने मयूर से कहा कि मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करना है। तो मयूर ने मुझसे साफ कह दिया, देखो तुम्हारी और मेरी शादी केवल घर वालों की खुशी के लिए की है। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। उस समय मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं जब भी घर आकर जो भी बातें बताया करती थी वह सारी बातें मनगढ़ंत हुआ करती थी। एक बार मैंने यह सारी बातें दीदी को भी बताई थी कि मयूर मुझसे प्यार नहीं करता है, वह किसी और लड़की से प्यार करता है, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन दीदी ने मुझे यह कहकर समझा दिया, नहीं अभी रहने दो, तुम दोनों थोड़े दिन साथ रहो, धीरे धीरे उस लड़की का भूत मयूर के सिर से अपने आप ही उतर जाएगा। तुम धैर्य रखो और आगे देखती रहो, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखो, उसके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करो। और मैंने ऐसा ही किया। मैं मयूर के साथ हमेशा अच्छे से ही रहा करती थी।
उसकी पसंद नापसंद का हमेशा ध्यान रखती थी। उसे खाने में जो पसंद होता था वही पकाया करती थी। उसे जिस टॉपिक पर बात करना पसंद होता था मैं उसी टॉपिक पर अक्सर बातें किया करती थी। ऐसा करके 2 महीने बीत गए और मयूर वापस शहर चले गए। तब उन्हें मेरी सासू माँ ने कहा भी था कि माधुरी को साथ लेकर जाओ। तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं जब दोबारा आऊँगा तब लेकर जाऊँगा। वह मुझे कभी भी फ़ोन नहीं करते थे। हमेशा उन्हें मैं ही फ़ोन किया करती थी और जब भी फ़ोन किया करती थी वह केवल 5 मिनट बात कर कर ही फ़ोन रख दिया करते थे। जब दोबारा घर आए तब मैंने उनसे कहा, हम भले ही पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते हैं, पर मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर तो ले चलिए, वहाँ रहकर मैं जॉब कर लूँगी। तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शहर नहीं ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कहकर अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकता हूँ, सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। वह कहते थे तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दे दूँगा तुम्हें, पर मैं शहर नहीं ले जा पाऊँगा। यह सब उन्होंने मेरी मोटी होने की वजह से, मेरे कलर काला होने की वजह से कहा था। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश करी कि हम दोस्तों की तरह रहते हैं, पर वे माने नहीं। मैंने सोच ही लिया था कि अब मैं घर पर सभी बातें बता दूंगी और मयूर से तलाक ले लूँगी। मैं घर भी आई थी। घर आकर मैंने देखा कि पापा को माइनर हार्ट अटैक आया हुआ है। अब इस परिस्थिति में मैं घर वालों को यह बात नहीं बता सकती थी। उन्हें इस बात को बताकर और परेशान नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो समझदार थी। मैं अपने ससुराल वापस चली गई। मैंने फिर इस बारे में दोबारा दीदी से बात की थी, लेकिन दीदी ने तब भी मुझे फिर समझाया, तू तो कितनी समझदार है, तू इतना ध्यान रखती है, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़े समय और इंतज़ार करो। अब पूरा 1 साल होने को आ गया था। मैं इंतज़ार ही कर रही थी। मैं और कितना इंतज़ार करती। कुछ समय बीत गया। मैंने घर आकर माँ को सारी बातें बता दी कि मयूर मेरे साथ खुश नहीं है, वह किसी और लड़की से प्यार करते हैं। उन्होंने मुझसे शादी अपनी मजबूरी में की है। मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। माँ ने मुझे समझाया, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इससे हमारी गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। बदनामी के डर से तुम्हारे पापा चिंता में आ जाएंगे। तुम्हारी दीदी के ससुराल में भी उसे परेशानी होगी। और तुम्हारे छोटे भाई के बारे में सोचो, उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम धैर्य रखो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने मुझे यही बातें समझाई। मैंने कहा, तुम तो कितनी समझदार हो, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं दोबारा अपने ससुराल चली गई। मैं मानती हूँ मयूर कि आप किसी और लड़की से प्यार करते थे, लेकिन आपने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मेरा जीवन क्यों ख़राब किया? इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं जानती हूँ अभी सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद इसे उसमें से निकलने का कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए था। आत्महत्या करना नहीं चाहिए थी। इसमें से निकलने के लिए और भी कई रास्ते थे, लेकिन उसके लिए मुझे अपने ही लोगों से विरोध करना पड़ता, जो मैं कर नहीं सकती थी। इतनी मुझ में शक्ति नहीं थी, इतना मुझ में सामर्थ्य भी नहीं था। हमेशा की तरह मैं तो समझदार हूँ, धैर्यवान हूँ। अंत में मैं अपने छोटे भाई, दीदी, मम्मी, पापा और मेरे पति, इन सब से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे इस कदम के लिए आप अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा। यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि भले ही मैं समझदार थी, भले ही मैं धैर्यवान थी, पर मेरा भी एक मन था। मेरे मन में भी कई सारी व्यथाएं थी। उस समय आपको मुझे थोड़ा समझना चाहिए था। आपकी समझदार माधुरी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय श्री महाकाल।